मैं अपनी सुहागरात के हसीन लम्हे अपनी पति की बाहों में बिता रही थी। मुझे उनकी बाहों में लेटे-लेटे कब नींद आई, मुझे पता नहीं चला। जब मेरी अचानक से आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे पति कमरे में नहीं थे। जब मैंने उन्हें यहाँ-वहाँ ढूँढा तो मैं देखकर हैरान थी कि वह तो मेरी जेठानी जी के कमरे में थे। मैंने यहाँ-वहाँ देखने की कोशिश की कि आखिर वे कर क्या रहे हैं। उसके बाद जो मैंने जेठानी जी के कमरे में उन दोनों को करते हुए देखा, उसको देखकर तो मेरी आँखें फटी की फटी रह गईं। मेरे सारे सपने ही टूट गए। लाल रंग के जोड़े में सिमटी हुई मैं धीरे-धीरे करके अपनी नई ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ा रही थी। मेरी जेठानी और मेरी नंद दोनों मुझे मेरे कमरे तक लेकर जा रही थीं और बीच-बीच में मेरे साथ थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक भी कर रही थीं। हँसी-मज़ाक करते हुए वह मुझे मेरी सुहागरात को लेकर छेड़ रही थी। तभी मेरी जेठानी ने मुझे छेड़ते हुए कहा कि अब तो हमारे देवर जी हमारी देवरानी जी के ही जुल्फ़ों की छाँव में बैठे रहेंगे। तभी मेरी नंद ने कहा, अरे हाँ भाभी, सही कहते हो, अब तो भैया के दर्शन होना भी दुर्लभ हो जाएगा। उन दोनों की बातें सुनते हुए मैं शर्माती हुई धीरे-धीरे करके अपने कदम अपनी नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ा रही थी। जैसे ही वो दोनों मुझे मेरे कमरे के अंदर लेकर गई, तो हम लोग देखकर हैरान रह गए कि मेरे पति विवेक तो पहले से ही कमरे के अंदर थे। मेरे पति को वहाँ देखकर मेरी जेठानी ने उन्हें छेड़ते हुए कहा, क्या बात है देवर जी, आप तो बिल्कुल उल्टी गंगा बहा रहे हैं। अक्सर पत्नी अपने पति के आने का इंतज़ार करती है, लेकिन आप तो अपने कमरे में बैठे हुए अपनी दुल्हन का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर मेरी जेठानी और मेरी नंद मुझे कमरे के अंदर भेजकर हमारा मज़ाक उड़ाते हुए वहाँ से चली जाती हैं। उन दोनों के जाने के बाद मेरे पति बड़े ही प्यार के साथ मेरा हाथ थामा और मुझे कमरे के अंदर ले गए और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। फिर विवेक ने मुझे बिस्तर पर बिठाया और वह भी मेरे पास ही बैठ गए। विवेक मेरे पास बैठकर बस मेरी आंखों में ही देखे जा रहे थे। उनके इस तरह से देखने की वजह से मैं एकदम से शर्मा गई। जैसे ही मैं शर्माई, तभी विवेक ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और फिर हम दोनों ही एक दूसरे की बाहों में अपने प्यार भरे लम्हे बिताने लगे। मुझे विवेक की बाहों में आने से पहले जो घबराहट महसूस हो रही थी, वह अब धीरे-धीरे खत्म होती जा रही थी। मुझे विवेक की बाहों में अच्छा महसूस हो रहा था। मुझे विवेक की बाहों में कब नींद आई, मुझे पता नहीं चला। काफ़ी देर सोने के बाद जब मेरी अचानक से आँख खुली तो मैंने देखा कि विवेक मेरे पास थे ही नहीं। मैंने विवेक को यहाँ-वहाँ देखा, लेकिन मुझे वह कहीं भी दिखाई नहीं दिए। मैं वहीं बैठकर विवेक के आने का इंतज़ार करने लगी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी विवेक नहीं आए तो मुझे थोड़ी-सी घबराहट हुई कि आखिर इतनी रात को वह चले कहाँ गए। फिर मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और धीरे से बाहर की तरफ देखने की कोशिश की। आखिर विवेक है कहाँ? लेकिन विवेक मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। जैसे ही मैंने दरवाजे के बाहर कदम रखा, तभी विवेक न जाने कहाँ से एकदम से विवेक मेरे सामने आ गए और मुझे कमरे के बाहर खड़ा हुआ देखकर विवेक मुझसे पूछने लगे, अरे इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? फिर मैंने उनसे धीरे से पूछा कि आप बहुत देर से कमरे में नहीं थे। मैं बस थोड़ा-सा घबरा गई थी कि आखिर इतनी रात को आप चले कहाँ गए? वह भी मुझे अकेला छोड़कर। तभी विवेक ने मुझे कहा, अरे तुम तो सो गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए छत पर चला गया था। फिर विवेक और मैं वापस कमरे के अंदर गए, लेकिन विवेक ने मुझसे कहा था कि वह छत पर गए थे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा क्योंकि मुझे विवेक के कपड़ों में से एक अजीब-सी महक आ रही थी। लेकिन फिर भी मैंने विवेक से कुछ नहीं पूछा। अगले दिन सुबह उठकर नहा धोकर मैं तैयार हो गई और फिर जैसा घर के बड़े कहते गए, मैं वैसा-वैसा काम करते गई। मेरी ज़िंदगी खुशी-खुशी निकल रही थी, लेकिन बस मुझे एक बात समझ नहीं आती थी कि आखिर विवेक रोज़ रात को मुझे सोता हुआ छोड़कर कहाँ चले जाते हैं। एक दिन रात के समय मैं विवेक के कमरे में आने से पहले ही सो गई। मुझे सोता हुआ देखकर विवेक ने मुझे नहीं उठाया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वह मुझे सोता हुआ छोड़कर कहीं पर जाने लगे। मैंने धीरे-धीरे करके उनका पीछा किया। विवेक बिल्कुल चोरों की तरह चोरी-छुपे कमरे के बाहर गए और चारों तरफ नज़र घुमाते हुए मेरी जेठानी के कमरे की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। मैं यह देखकर बिल्कुल हैरान रह गई कि जिस इंसान की अभी-अभी शादी हुई हो और भगवान की दुआ से जिसके इतनी खूबसूरत बीवी हो, वो उसको छोड़कर अपनी भाभी के कमरे में क्यों जा रहा है, और वह भी इतनी रात को जब सब लोग सो चुके हों और जब मेरे जेठ जी घर ना हों। लेकिन मैंने आज अपने पति और अपनी जेठानी के राज पर से पर्दा उठाने की ठान ली। मेरे पति धीरे-धीरे करके मेरी जेठानी जी के कमरे की तरफ गए और उन्होंने बहुत ही धीरे से कमरे का दरवाज़ा बजाया।
दरवाज़ा खुलते ही वो चुपके से कमरे के अंदर चले गए और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं भी अपने पति के पीछे-पीछे जेठानी के कमरे तक गई और दरवाजे के बाहर से ही पता करने की कोशिश करने लगी कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, लेकिन बाहर से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने दरवाजे पर ही कान लगाकर उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश की। मैंने सुना कि मेरी जेठानी मेरे पति से कह रही थी कि, "क्या है विवेक, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बिना कैसे परेशान हो जाती हूँ? फिर तुम इतना लेट क्यों आते हो? पता है तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही हूँ।" विवेक ने अपनी भाभी से कहा, "अरे भाभी क्या करूँ, आपकी देवरानी सोने में इतना टाइम लगाती है कि मुझे आने में देर हो जाती है और अगर उसे हम दोनों के बारे में पता चल गया तो वह घर में सबको बता देगी। इसलिए मुझे छुपते-छुपाते हुए आना पड़ता है।" मैं उन दोनों की बातें सुनकर एकदम से हैरान रह गई, लेकिन मेरे पास उनकी बातों का कोई सबूत नहीं था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कहीं से इन दोनों की वीडियो बना लूँ और फिर वह सभी घरवालों को दिखाऊँ। यही सोचकर मैं अपनी जेठानी के कमरे की खिड़की तक गई। मैंने धीरे से खिड़की के पास जाकर देखा तो खिड़की का एक दरवाज़ा थोड़ा-सा खुला हुआ था। मैंने अपना फ़ोन लिया और वीडियो बनानी शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही मैंने खिड़की के अंदर से देखा, तो मैं देखकर बिल्कुल डर गई क्योंकि वहाँ पर पूरे कमरे में बिल्कुल अंधेरा था और फर्श पर मेरी जेठानी ने बहुत सारी मोमबत्तियाँ लगाई हुई थी और बीच में एक खोपड़ी भी रखी हुई थी। जैसे कोई जादू टोने का सामान रखा हुआ हो, उसको देखकर तो मेरी रूह काँपने लगी। वीडियो बनाते-बनाते मेरे हाथ बुरी तरह से काँप रहे थे, लेकिन मैं क्या करती? इस समय इन लोगों को अगर मैं कुछ बोलती तो क्या पता ये लोग मेरे ऊपर ही कुछ जादू टोना कर देते। लेकिन यह लोग आखिर कर क्या रहे हैं, यह सब बात जाननी बहुत ज़रूरी थी। मैं उन लोगों की वीडियो बनाकर जल्दी से कमरे में जाकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद ही विवेक भी कमरे के अंदर आ गए और मेरे पास आकर लेट गए। आज फिर से मुझे उनके कपड़ों में से अजीब-सी महक आ रही थी, लेकिन मुझे पता था कि वह महक किस चीज़ की थी। सुबह होते ही मैंने घर के सभी लोगों को बुलाया और वह वीडियो सभी लोगों को दिखाई। वीडियो देखते ही सभी लोग हैरान रह गए कि आखिर विवेक और उसकी भाभी कर क्या रहे हैं। जब मेरे ससुर जी ने विवेक से पूछा तो विवेक ने बताया कि भाभी और मैंने एक किताब में पढ़ा था कि अगर इस तरीके से पूजा पाठ की जाए तो घर में छुपा हुआ खजाना मिलता है। इसलिए बस रातों रात अमीर बनने की चाहत में हम दोनों ने यह सब कुछ किया। मैंने अपनी जेठानी और अपने पति से हैरानी के साथ कहा, "अरे आज के पढ़े लिखे ज़माने में भी आप लोग ऐसे टोने टोटके के ऊपर विश्वास करते हैं। इंसान अमीर इन टोने टोटकों से नहीं होता, अपने कर्मों से होता है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसी हरकत करेंगे, मुझे तो यकीन ही नहीं था।" फिर मेरे ससुर जी ने भी मेरे पति और मेरे को बहुत समझाया। उसके बाद उन दोनों ने घरवालों की बात मानकर सब कुछ करना बंद कर दिया और अब हमारा घर परिवार खुशी-खुशी एक साथ रहता है। फिर मैंने भी नौकरी करना शुरू कर दिया है ताकि मैं ज़िंदगी की गाड़ी चलाने में विवेक का साथ दे सकूँ। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।